नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में। मैं मधुप मणि। आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सुगम्य भारत योजना के बारे में। सुगम्य भारत योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई थी 3 दिसंबर 2015 को। इस कार्यक्रम के बारे में, इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए और विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैंक अधिकारी मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, और आप सभी दर्शकों का भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। मुकेश जी, सुगम्य भारत योजना क्या है? सर, सुगम्य भारत योजना जैसा आपने बताया 3 दिसंबर 2015 को शुभारंभ हुआ था। इसका पर्पस ये है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश का जो दिव्यांगजन है, जो लगभग 3 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल रूरल गांव ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन मेन स्ट्रीम में बिल्कुल नहीं है। और 17 करोड़ 18 करोड़ जो दिव्यांगजन हैं, उनमें भी कई सारे ऐसे हैं जो या तो दूसरे पे डिपेंडेंट है या अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो देश के जीडीपी में नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, या फिर आत्मनिर्भर नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में बोले कि स्वावलंबी नहीं है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि क्यों ना उन लोगों को जिन्हें गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें एक्सेसिबिलिटी प्रदान की जाए। एक्सेसिबिलिटी बोले तो माहौल तैयार किया जाए, शिक्षा के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करके उनकी लाइफ को अच्छी की जा सकती है, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, यही है सुगम्य भारत से। मुकेश जी, आप दर्शकों, आपको हम बता दें कि मुकेश जी खुद दृष्टिबाधित हैं और बैंक में काम करते हैं। मुकेश जी, ये जो योजना है, आप बैंक में काम करते हैं, बैंक में किस तरीके की सुविधा अभी तक मिल रही है दिव्यांगजनों को? सर, सुगम्य भारत का प्रयास है कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है या फिर एमएनसीज कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे रैंप हो और फुटफॉल जो विजुअली चैलेंज के लिए बनाए जाते हैं वो हो, वॉशरूम एक्सेसिबल हो। ये तो बात सही है कि गवर्नमेंट ने प्रयास किया। गवर्नमेंट का खुद डेटा है कि अब तक 1030 गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जहाँ पे पूरी तरह से एक्सेसिबल बनाया गया है, और प्राइवेट मिला के लगभग 16,000 के आसपास ये है डेटा गवर्नमेंट का, 16,037। लेकिन इतने बड़े देश में ये मतलब ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। लेकिन यस, आरंभ हुआ है, इनिशिएटिव है, अच्छा है, और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती ही है। रही बात मेरी खुद के अनुभव का, तो मेरा अनुभव अभी कुछ ऐसा है कि मेरी तो पोस्टिंग अभी पटना में ही रही है, लेकिन मेरा एजुकेशन हुआ है दिल्ली में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी एक्सेसिबिलिटी अच्छा हो गया है। आप फुटफॉल वहाँ पे देख सकते हैं, विजुअली चैलेंज के लिए अच्छा हो गया है। रेलवे स्टेशन पे आप जाइएगा तो वहाँ पे भी कुछ काम हुआ है। लेकिन बैंक के कार्यालय की जहाँ तक अगर बात करें तो दुर्भाग्य से अभी नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट का प्रयास है उस लेवल पे तो कतई नहीं है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि जैसा इन्होंने बताया कि पटना में इनकी पोस्टिंग है और यहाँ पर तो वैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन दिल्ली में जब इन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी तो वहाँ के बारे में इन्होंने बताया कि वहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मिली है और बहुत सारी और ज़रूरतें हैं जो धीरे धीरे सरकार अपने काम में लगी हुई है, धीरे धीरे पूरा होगा। मुकेश जी, आप खुद दृष्टिबाधित हैं, कार्य को कैसे संभाल पाते हैं? ये बचपन से ही दिमाग में ये डाला जाता है कि अगर आपको दिखाई नहीं देता या दिव्यांगजन है तो आप किसी भी काम के लिए असक्षम हो गए। ऐसा नहीं है। हालांकि शुरुआत में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही अनुभव था कि मोटिवेशन की ज़रूरत था, एक दिशा की ज़रूरत थी। मैं दिल्ली गया, वहाँ पे विजुअली चैलेंज स्कूल है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया, स्पेशल ट्रेनिंग की, और उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम में मैं आ गया। बाकी तो जो भी मेरा स्कूलिंग और
कॉलेज है वो नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाई हुआ है और वो इस वजह से पढ़ाई हो पाया। हिंदी में प्रॉब्लम है, बाकी इंडियन लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो एक सॉफ्टवेयर है JAWS करके, वो स्क्रीन रीडर है बेसिकली। ये स्क्रीन रीडर की हेल्प से आप लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत आराम से चला सकते हैं। मेरा पढ़ाई भी लैपटॉप से ही हुआ, बैंक में भी जो कंप्यूटर पे काम करते हैं वो स्क्रीन रीडर की मदद से ही काम करते हैं। और दुनिया की कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते हैं, बस आपको स्कैन करने की ज़रूरत है और स्कैन करके आप PDF या MS वर्ड में आप उसको पढ़ सकते हैं। इवन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जो हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर दूसरे आदमी के पास, तीसरे आदमी के पास इंडिया में एंड्रॉयड फ़ोन है। हम सब एंड्रॉयड फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है टॉक बैक करके। आप सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद टॉक बैक ऑटोमेटिकली वो ऑफ होता है, उसको ऑन कीजिएगा तो वो बोलना शुरू कर देगा। मतलब आप जो भी आप एक्शन करिएगा, जो भी काम करिएगा अपने फ़ोन पे, वो आपको रीड आउट करके बताएगा। अच्छा, ये सभी फ़ोन में होता है? ये सभी फ़ोन में होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑफ रहता है, उसको ऑन करना होता है। अच्छा अच्छा। मुकेश जी, आप दिल्ली में पढ़ाई लिखाई किए हैं, पटना में आपकी पोस्टिंग है, बैंक में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। ये जो अभी जो योजना चल रही है, ये सुगम्य भारत योजना की, इसमें आपके अनुसार क्या क्या कमियां हैं जिसको और पूरी की जा सकती है? सर, नथिंग इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। ये बात तो सही है कि गवर्नमेंट का मंशा बहुत अच्छा है और उसके रिजल्ट दिखने भी लगे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इतने लेवल पे हो के गुजरता है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये सिर्फ सुगम्य भारत के नहीं है सर, आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम ले लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन में देर सवेर होता है। और खामियां अगर बात करें तो वही है कि जिस तरह इसका लागू होना चाहिए, कार्यान्वयन जो मॉनिटरिंग होना चाहिए, मैं कहूँगा सर वो मॉनिटरिंग उस लेवल पे नहीं है। मेरा मतलब ये है मॉनिटरिंग से कि आपने गवर्नमेंट ने फंड तो सैंक्शन कर दिया, लेकिन उस फंड को जैसे अगर हम बात करते हैं सर कि इतने सारे बिल्डिंग एक्सेसिबल हो गए, एयरपोर्ट एक्सेसिबल हो गए, रेलवे एक्सेसिबल हो गए, लगभग रेलवे 791 बोलते हैं कि पूरी तरह से एक्सेसिबल है। 55 लोकल एयरपोर्ट पूरे इस तरह एक्सेसिबल है, 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सेसिबल है। 55 को आंशिक बनाया गया है, आंशिक एक्सेसिबल हो गया नहीं, ये लोकल की मैं बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। ये जो लोकल एयरपोर्ट है वो 55 पूरी तरह से बोलते हैं कि फुली एक्सेसिबल है, और इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो 35 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि स्वाभाविक सी बात है, काम हुआ है तो भी तभी तो गवर्नमेंट के पास ये डेटा है, लेकिन क्या उसमें फिर से फर्निश की ज़रूरत है, पॉलिसिंग की ज़रूरत है, या जो मकाम हासिल गवर्नमेंट ने किया वो उस लेवल पे अभी भी वो बुनियादी ढांचा मौजूद है, या फिर दोबारा उसमें करेक्शन की ज़रूरत है? वहीं पे प्रॉब्लम है सर। आपने काम तो शुरू कर दिया, आप बहुत सारे टॉयलेट ऐसे देखेंगे जो गवर्नमेंट ने बना तो दिया है, लेकिन क्या उसकी मेंटेनेंस हो पा रही है? बिल्कुल। गवर्नमेंट से मैं ये अनुरोध करूँगा कि कुछ चीज़ें जो बेसिक लेवल पे है उस पे ध्यान दें। कैसे? जैसे हेल्पलाइन नंबर हो, अगर हेल्पलाइन नंबर हो तो मैं यकीन से बोल सकता हूँ सर कि 70% लोग एक सिंपली कॉल डायल करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम का कॉग्निजेंस ले सकती है। लेकिन बहुत कम लोग अभी इतने एजुकेटेड हैं या टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल हैं कि वो पोर्टल पे जाएं, अपने कंप्लेन को रिटर्न में लिखें, अपलोड करें और उस कंप्लेन का स्टेटस चेक करते रहें। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक जो आईटी सूचना और संचार जो है उसमें ऐसे पोर्टल्स को बनाया गया है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसे, आई थिंक 600 से ऊपर वेबसाइट्स हैं जिसको बहुत इजी बनाया गया है दिव्यांगजनों के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर।
गवर्नमेंट का डेटा खुद बोलता है कि लगभग 627 के आसपास वेबसाइट हैं गवर्नमेंट की जो साइन लैंग्वेज में भी है वहाँ पे। लेकिन साइन लैंग्वेज एक अलग चीज़ होता है, और जैसे मैं जॉर्ज की बात कर रहा था जो स्क्रीन रीडर है, क्या वो स्क्रीन रीडर के साथ कंपैटिबल है, सवाल ये है सर। मान लो ठीक है, जिनको दिखता है वो साइन लैंग्वेज, सपोज करिए जिनको कान से प्रॉब्लम है वो तो देख के कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं दिखता है वो। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। आप इस समस्या को बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप खुद भुक्तभोगी हैं और इस चीज़ को आप देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बावजूद इसके एक बहुत ही सेंसिटिव ये इश्यूज़ है जो सरकार ने इस पर जो काम कर रही है और बेहतर काम की है। इन सारी समस्याओं के बावजूद आपके अनुसार क्या लगता है कि धरातल पर कितना काम हुआ है? नहीं सर, मैं तो शुरू में ही बोला कि गवर्नमेंट का प्रयास बहुत अच्छा है और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। बात दरअसल ये है सर कि उसमें हम लोग को भी भागीदार बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहेगी और वो जो करना चाहेगी वो अपने आप हो जाएगा। सरकार क्या है, सरकार हम ही तो हैं। अगर हम ही भागीदार नहीं बनेंगे, चीज़ों को नहीं दुरुस्त करेंगे, सरकार तक बात नहीं ले जाएंगे, सरकार को अपने आप कैसे पता चलेगा कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या खामियां हैं, कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात है सर कि हम सबको इंक्लूसिव रूप से इंक्लूड होके सुगम्य भारत को सीरियसली लेके अवेयरनेस का प्रोग्राम काम करना चाहिए, जिसमें से आप एक कर रहे हैं ये प्रोग्राम करके जी। लेकिन शिक्षा के माध्यम से, छोटे मोटे समारोह के माध्यम से ये चीज़ों को और गांव-गांव तक फैलाया जा सकता है सर। जागरूकता अभियान वगैरह जी करके। ये जो समाज में दिव्यांग जनों के लिए जो सामाजिक मजबूती के लिए इसमें क्या सोसाइटी का क्या रोल है सर? समाज मैं मानता हूँ एक खेत है, ज़मीन है, और वो समाज का सोच यानी कि उस ज़मीन की सोच जैसी मतलब रहती है वैसे उपज होता है। आई मीन मेरा कहने का मतलब कि अगर एक समाज खेत है और वो खेत फर्टाइल है तो स्वाभाविक सी बात है फसल भी अच्छे ही होंगे। ये तो समाज का दायित्व बनता है सर कि अगर कोई दिव्यांगजन उनके आसपास है तो उनको हतोत्साहित ना करके उनको मोटिवेट करें, उनकी क्षमताओं को पहचानें और क्षमताओं को पहचानने के बाद उनको एक दिशा दें। यह ना कि उनको डिमोरलाइज करना या फिर उनका मजाक उड़ाना। अगर इससे क्या होगा, और मानसिक रूप से जो दिव्यांगजन होते हैं वो तनावग्रस्त होते ही हैं, उनको लगता है कि दे आर गुड फॉर नथिंग। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। जब मेरा आईसाइट गया 2005 में तो मुझे कुछ नहीं पता था कि उसके बाद लाइफ क्या करना है लाइफ में। लेकिन एक हमारे पड़ोस में गांव है, वहाँ पे दिव्यांगजन थे जिनको दिखाई नहीं देता था, वो टीचर थे। उनके पास गए, उन्होंने गाइड किया, मैं दिल्ली गया, उन्होंने एड्रेस दिया था स्कूल का और मैं फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचा। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जिनको नहीं दिखाई देता है उनके लिए स्कूल है, जिनको नहीं सुनाई देता है उनके लिए भी स्कूल है, जो नहीं बोल पा रहे हैं उनके लिए भी स्कूल है। लेकिन बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है सर। मैं मानता हूँ कि 99% लोगों को नहीं पता होगा कि ब्लाइंड के लिए स्कूल कहाँ है या डेफ के लिए कहाँ स्कूल है या फिर जो नहीं बोल पाते उनके लिए क्या है। कौन नहीं आज के टाइम में यूट्यूब चलाता है या फिर गूगल चलाता है। आप सिंपली वहाँ पे सर्च कीजिए और सर्च में वॉइस सर्च कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। आप पटना में ढूंढिएगा, पटना में एड्रेस के साथ आ जाएगा, नंबर दिख जाएगा, दिल्ली में दिख जाएगा, बेंगलुरु में दिख जाएगा, कोलकाता में दिख जाएगा। आप वहाँ से सर्च करके आप एड्रेस निकाल के दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है यार, एक छोटा सा प्रयास किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। सही बात है, जहाँ चाह वहाँ राह। एक जो हमारे पास एक रिपोर्ट है उसमें आपने भी इस चीज़ की चर्चा की है। सुगम्य भारत अभियान का जो प्रदर्शन रहा है अब तक का, 1671 भवनों की अभिगम लेखा परीक्षा पूरी हुई है, ठीक है। और केंद्र सरकार के 1030 भवनों में 1030 भवनों सहित 1630 सरकारी भवनों में इसकी जो उपलब्धता है वह हासिल कर दी गई है।
और परिवहन क्षेत्र में भी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों पर भी इसकी सुगमता हो गई है। आपने भी इस बारे में चर्चा की और हम लोगों के पास में जो रिपोर्ट आई है ये हो सकता है कुछ पहले की हो, लेकिन ये एग्जैक्ट रिपोर्ट जो हम लोग के पास में आई है ये 16 नवंबर 2022 तक का अपडेट है जी। और अभी जो आपने अभी चर्चा की 3 पिलर की, जिसमें इन्वायरमेंट जो माहौल है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है और सूचना संचार, ये 3 जो पिलर आपने बताया है, तो इसमें जो काम हुआ है ऐसे तो आपने बहुत कुछ शॉर्टकट में कुछ बताया है, लेकिन परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे या फिर माहौल की पहले बात करते हैं, पहले पिलर की, तो माहौल का क्या रहा है उसका, जो सुगम्य भारत योजना है उसका देश में क्या उसकी उपलब्धि रही है, क्या माहौल बना है, ये 3 पिलर में कहाँ तक कारगर हुई है सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने में? जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और जो एजुकेटेड वर्ग है, एजुकेटेड वर्ग का मतलब है जो ऑलरेडी जॉब में है या फिर वो मेन स्ट्रीम में या तो आने वाला है, लाइक जैसे वो स्कूल में एडमिशन हो चुका है या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, तो अमंग दोज पीपल डेफिनेटली माहौल बना है, पॉजिटिव माहौल बना है। लेकिन माहौल की जब बात करते हैं सर, तो जिनके पास एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है सूचना का, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कहती है कि तीसरा पिलर वही है कि सूचना और कम्युनिकेशन, ये दोनों का जो टेक्नोलॉजी है वो दिव्यांग जन के पास पहुँचे। तो जिनके पास नहीं है तो उनका तो खैर बात ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई है ही नहीं, तो उनको क्या हो रहा नहीं हो रहा उनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जो लोग जैसे मेरे जैसे लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको लाभ मिला है। ट्रांसपोर्टेशन में जो कार्य हुए हैं, ऐसे तो हवाई अड्डों की और रेलवे स्टेशनों की बात हम लोग किए हैं, इसमें क्या क्या? सर ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत चुनिंदा राज्य हैं देश में। ये तो ऑल्दो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च हुआ था, लेकिन लोग तो पूरे देश में रहते हैं, हर जगह पर रहते हैं। आप जो दिल्ली में सुविधा, आप ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चाहे मेट्रो में आप चले जाइए, चाहे वहाँ के दिल्ली के जो लो फ्लोर बसेज हैं या फिर डीटीसी की बसें हैं, उनमें आप चले जाइए, डेफिनेटली यू विल सी देयर डिफरेंट वन। लेकिन पटना में और मैं मध्य प्रदेश में गया हूँ, महाराष्ट्र में भी गया हूँ, उसके आसपास भी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि ऐसा क्यों नहीं है, हो सकता है कि इस तरफ गवर्नमेंट का भी ध्यान ही नहीं गया हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो ये योजना में जो बातें आ रही है, यह पूरे देश में अभी तक लागू नहीं हो पाई है। इसको पूरे देश में लागू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कमियां रह गई हैं अभी भी इस योजना में। और संचार और सूचना के बारे में भी आपने बताया है, ऐसे तो वैसे भी बहुत कमियां हैं, लेकिन इसमें भी कुछ सुझाव दें और इसमें क्या क्या कमी रह गई है। मैं गवर्नमेंट से, पूरे देश के जो राज्य सरकारें हैं, स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि सबसे पहले वो बेसिक लेवल पे शिक्षा पे ध्यान दें। शिक्षा पे मेरा मतलब है कि जो प्राइमरी लेवल पे जो शिक्षा होता है, उनमें एक स्पेशल हर क्लास में 1-2 चैप्टर हो जो सेंसिटाइज करे दिव्यांगजनों के प्रति, कि उनके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा सोच रखना है, उनको कैसे उत्थान पे लाना है। एक तो शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में अगर सरकार दे तो लोगों की सोच में ह्यूज डिफरेंस आएगा। दूसरा, मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा सर कि एक हेल्पलाइन शुरू करे, जहाँ पे अगर किसी दिव्यांगजन को कोई फॉर्म भरना है तो वो उनको नहीं आइडिया लग पाता है कि कैसे क्या करना है, कॉल करें। जैसे किसान के लिए आपने कॉल किया, जो प्रॉब्लम है बताया, उन्होंने दवाई बता दिया या प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया, कोई भी अपने शहर के, उसी तरह हो वो एक 1-to-1 गाइड कर सके। तो इस टाइप का एक हेल्पलाइन हो जो वाकई में मतलब 24 घंटा काम करे। ये भी ना हो कि हाँ भाई हेल्पलाइन तो है लेकिन प्रॉपर काम, या फिर सही सेंसिटिव आदमी अगर ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर वो ऐसा आदमी हो जो दिव्यांगजनों के साथ काम किया है, उनकी भावनाओं को समझा है, तो डेफिनेटली उनका फिर ओवर द कॉल
वो हेल्प कर पाएंगे। जी निश्चित तौर पर, बिल्कुल आपने सही कहा। एक हेल्पलाइन नंबर जरूर होना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग तो खुद दिव्यांग है, वो कैसे पोर्टल देखेंगे और कैसे कंप्लेन करेंगे। अगर एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा तो उससे सुविधा होगी, वो कॉल करेंगे, फॉर्म भरना हो या कुछ भी करना हो तो और उसको सबके कर पास सकेंगे। लैपटॉप या एंड्रॉयड है भी नहीं जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कई रेलवे स्टेशन और सारे जगहों पर बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दी है और आगे भी सरकार देगी। इसी आशा को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आप कुछ और जो दिव्यांगजन हैं उन लोगों के हौसला अफजाई के लिए, आप तो खुद एक प्रेरणा स्रोत हैं, आप हौसला अफजाई के लिए हमारे दर्शकों को और जो दिव्यांगजन हैं उन लोगों को कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आप सर, उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है। अगर हम खुद नहीं उगेंगे, खुद नहीं उठेंगे तो कि मैं शुरू से ही बोलता हूँ और मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ ये बात कि सोते हुए शेर के पास मृग खुद तो चल के नहीं आता है, आपको शिकार करना पड़ेगा। आप खुद उठिए। हो सकता है 10 लोगों में से 4 लोग आपके मजाक बनाएं, हो सकता है 8 लोग आपकी हेल्प ना करें। एक बंदा भी अगर आपका हेल्प किया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप प्रयास तो कीजिए, लेकिन आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे जब तक, क्योंकि सिंपल सा दिमाग में ये रखिए कि ऑलरेडी आप तो नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ करना भी चाहेंगे तो कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, यहाँ से ऊपर ही जाइएगा, नीचे तो जाने का सवाल ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप आज इस मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में मिल रहे हैं मुकेश जी, जो बैंक के एम्प्लॉय हैं और खुद दृष्टि बाधित होने के बावजूद ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जितनी जानकारियाँ इनके पास में है, ये निश्चित तौर पर आप सभी दर्शकों को लाभान्वित करेगी। इस कार्यक्रम में हम आज चर्चा कर रहे थे दिव्यांग जनों के लिए जो भारत सरकार की योजना है सुगम्य भारत योजना के बारे में। अब इस कार्यक्रम में मुकेश जी आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर वेरी मच, और आप सभी को भी मेरा नमस्कार। इसी कार्यक्रम में हम आगे अन्य किसी अतिथि के साथ किसी और योजना पर चर्चा करने के लिए फिर से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।